और चलिए बात करते हैं आग के तांडव की। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली के शाहदरा में सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग लग गई, 4 लोग जिंदा जल गए। वहीं जम्मू कश्मीर के रामबन में एक बड़ा हादसा हुआ। एक गांव में आग की चपेट में आने से कई घर जलकर राख हो गए। असम के डिब्रूगढ़ में आग लगने से 40 मकान जलकर राख हुए हैं, जबकि कोटा के आकाशवाणी क्षेत्र में एक प्लास्टिक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगी। गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। असम के डिब्रूगढ़ में आग लगने से 40 मकान जलकर राख हो गई। यह आग एक स्लम एरिया में लगी। आशंका है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। और इधर कोटा शहर के आकाशवाणी क्षेत्र में एक प्लास्टिक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई। ये उठता धुआं और आग की ऊंची लपटें देखिए आप। आग इतनी भीषण थी कि गोदाम में जो लाखों का सामान रखा था वो जलकर खाक हो गया। देखते ही देखते आग की लपटें दिखने लगी। प्लास्टिक के जलने से धुआं आसमान में छाता चला गया। आसपास के लोगों की सांसें फूली, अफरा तफरी रही। सूचना मिलते ही दमकल की टीम पहुंची। 3 दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल जांच की जा रही है। और इधर दिल्ली के शाहदरा में बड़ा हादसा हुआ। सिलेंडर ब्लास्ट हो गया जिससे आग लग गई। 4 लोग जिंदा जल गए जिनकी मौत हुई है। वहीं एक अन्य घायल हुआ है। घटना उस वक्त हुई जब घर में रखा सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। घर ने आग पकड़ ली। मामले को लेकर दिल्ली फायर सर्विस विभाग के अधिकारी ने बताया कि घटना शाहदरा के फर्श बाजार इलाके की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे और जांच में जुट गई है। हालांकि अभी तक दिल्ली पुलिस की ओर से इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। करीब 11:45 के जब 11:50 के आसपास का वक्त था तो एक जोर का धमाका हुआ। जब हम लोग सारे बाहर निकले तो देखा इस घर में आग लगी हुई थी। तो बड़ी मुश्किल से खिड़की तोड़ी हम लोगों ने, सारे भाइयों ने। एक को तो निकाल लिया, बाकी 4 लोग इसमें फंसे हुए थे। फिर उसके बाद काफ़ी आग लग गई। कोशिश तो बहुत करी सबने निकालने की, लेकिन निकल नहीं पाया। उसके बाद फिर 101 पे फ़ोन करा, 100 पे नंबर पे फ़ोन करा, तो बाकी सारे कर्मचारी सारे आए तो उसके बाद आग बुझाई। बाकी 4 लोग निकले। यहाँ से तो निकले, देखा है बेहोश थे। अब बाकी जिंदा है या खत्म हो गए तो भगवान जाने। और इधर जम्मू कश्मीर के रामबन में बड़ा हादसा हुआ। तस्वीरें देखिए आप, दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें। जम्मू कश्मीर के रामबन से 12 घरों में भीषण आग लगी। भारी नुकसान हुआ है। एक गांव है जिसके कई घरों को आग ने अपनी चपेट में लिया। तो जम्मू कश्मीर के रामबन से हादसे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक गांव में आग की चपेट में आने से कई घर राख हो गए। प्रशासन मौके पर पहुंचा, आग बुझाने की कोशिशें शुरू की। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी हादसे से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए हैं। आज यहाँ पर हिजवा गाँव आए हैं, जहाँ पर बदकिस्मती से एक दिलदोज वाक़ा पेश आया। एक फायर इंसिडेंट में तकरीबन कोई 12 घर जो है वो पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। तकरीबन कोई 30 से 32 फैमिलीज़ भी इसमें इफ़ेक्ट हुई हैं। ये आग कोई तकरीबन 12:30 बजे के आसपास नमूदार हुई है घर से। यहाँ के जितने भी बाशिंदे हैं वो अपनी चीज़ में अपने काम में उस वक्त मसरूफ़ थे जब ये आग लगी, और ये आग बड़ी तेज़ी से फैली। और नागौर से बड़ी खबर मिल रही है। जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2,24,000 रुपए नकदी जब्त की गई है। साथ ही 6 बाइक बरामद हुई हैं। ताश के पत्तों से दांव लगाकर ये जुआ खेल रहे थे। खींवसर के धारनावास में
पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं नागौर से। धारणावास में पुलिस ने 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2,24,000 रुपए बरामद किए गए। 6 बाइक भी जब्त की गई है। और खबर चूरू जिले से। यहां बस ड्राइवर के साथ पिता और पुत्र द्वारा मारपीट की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये मामला राजल देसर बस स्टैंड का है। आप तस्वीरें देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं बस के केबिन में चढ़कर एक युवक ड्राइवर के साथ मारपीट करता दिख रहा है। पीड़ित चालक ने घटना को लेकर थाने में मामला दर्ज करा दिया है। बताया जा रहा है एक निजी बस जब रतनगढ़ से रवाना हुई, उसी दौरान चलती बस में एक युवक ने ड्राइवर को गालियां देना शुरू कर दी। देखते ही देखते पिता पुत्र ने ड्राइवर के साथ मारपीट की। लोगों ने बीच बचाव कर ड्राइवर को किसी तरह छुड़वाया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। खबर श्रीगंगानगर से, जहां गजसिंहपुर क्षेत्र में एक राशन डीलर के शराब के नशे में धुत होकर उपभोक्ताओं को राशन वितरित करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये वही वीडियो है जो कि वायरल हो रहा है और इसमें दिखाई दे रहा शख्स राशन डीलर है। ग्रामीण बता रहे हैं कि राशन डीलर अक्सर ही शराब के नशे में धुत रहता है और नशे में ही उपभोक्ताओं को राशन वितरित करता है। परेशान उपभोक्ताओं ने चोरी छिपे मोबाइल से शराब के नशे में धुत डीलर का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल किया। यह वीडियो जब जिला रसद अधिकारी तक पहुंचा तो उन्होंने मामले का संज्ञान लिया और जिला रसद अधिकारी ने रिपोर्ट मांगी है। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर। नहर में 3 चरवाहे डूब गए। तीनों चरवाहों के शव मिल गए हैं। बताया जा रहा है कि ये तीनों चरवाहे नहर में नहाने गए थे। नहाते समय डूब गए। खुइया गांव की रोही में ये घटना सामने आई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी राजू रामगढ़िया से। राजू, क्या जानकारी है? जी, ये तीनों चरवाहे हैं, ये खुइया गांव के रहने वाले हैं और कल देर शाम को ये जब बकरियां चराकर वापस आ रहे थे, क्योंकि गर्मी और उमस का मौसम है, तो तीनों जो है नहर में नहाने के लिए उतर गए। पानी का बहाव तेज था, तीनों पानी में डूबने लगे। तीनों ने एक दूसरे को बचाने का प्रयास किया और तीनों की डूबने से मौत हो गई। कल जब ग्रामीणों ने सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची तो गोताखोरों की मदद से 2 शव तो रात को ही निकाल लिए गए थे, अजय और विजयपाल के, और एक शव जो है वो आज सुबह जल्दी दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और कृष्ण का शव भी आज सुबह निकल गया। तीनों चरवाहे खुइया गांव के और जो परिजन है उन्होंने किसी भी प्रकार की पुलिस कार्रवाई करने से इंकार कर दिया और उनका ये कहना है कि आपस में नहाते समय डूबे हैं, कोई क्राइम है नहीं, और इस पर पुलिस ने तीनों के जो शव है परिजनों को सौंप दिए थी। तो मतलब पुलिस ने भी ये माना है कि इसमें कुछ भी संदिग्ध है नहीं? जी बिल्कुल, पुलिस का तो कहना है कि ये डूबे थे तीनों, और परिजन भी ये कह रहे हैं कि तीनों नहाने उतरे थे और इसमें कोई अपराध वाली बात नहीं है। सामान्य बात, तीनों डूब गए, इसलिए हम कोई पुलिस कार्रवाई नहीं चाहते। इस पर पुलिस ने जो भी कागजी कार्रवाई अपनी तरफ से होती है वो करके और तीनों के जो शव है वो परिजनों के सुपुर्द कर दिए थी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लॉकडाउन की बंदिशें खत्म होने के साथ ही चोरों के हौसले बुलंद हो गए। शहर में वारदात एक बार फिर रफ्तार पकड़ रही है। हम बात कर रहे हैं अजमेर की। शातिर चोरों ने रामगंज थाना इलाके के एक मकान में ताला ठीक करने के बहाने लाखों की वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात को न्यू गोविंद नगर इलाके में रहने वाले नौसेना के रिटायर्ड चीफ पेटी ऑफिसर विजय प्रकाश के घर में 2 आरोपियों ने अंजाम दिया है। चोरों ने ताला ठीक करने का बहाना बनाया, घर के कमरों की अलमारी खंगाली, 8 लाख कीमत के आभूषण और 75,000 की नकदी पर हाथ साफ किए। वारदात के समय घर में विजय प्रकाश की बुजुर्ग मां और मानसिक रूप से बीमार भाई था,
जिसका फायदा इन शातिरों ने उठाया। घटना का पता चलते ही पीड़ित ने रामगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की मदद से चोरों की तलाश शुरू कर चुकी है। अलमारी खोलने के लिए या ठीक करने के लिए बार बार कहता है कि पाऊजी ऐसा करो, रुई बत्ती लाओ 5 हैं। तो मेरा भाई रसोई में गया, लगभग जाने आने में उसको 1-2 मिनट तो लगे हुए हैं और रुई बत्ती लेके माचिस लेके आया। आने के बाद में फिर उसने कहा बाबूजी ये खुल नहीं रहा, तो मेरा जो दूसरा आदमी बाहर दरवाजे पे बैठा है उससे 2 सरिये लेके आओ। जैसलमेर के खुहड़ी में घरेलू कलह के चलते खूनी संघर्ष का मामला आया। घरेलू कलह के चलते एक युवक पर धारदार कुल्हाड़ी से वार हुए। कुल्हाड़ी के वार से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। उसे इलाज के लिए देर रात राजकीय जवाहर अस्पताल लाया गया, जहां उसकी पहचान नारायण के रूप में हुई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। सीकर में प्रशासन को अब तक सफलता नहीं मिली। पूरी खबर जान लीजिए। लगातार इस पर तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अपडेट के नाम पर सिर्फ यही जानकारी आ रही है कि अब तक सफलता नहीं मिली। 8वां दिन है और अब तक किसी तरह की कोई सफलता नहीं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस दौरान मिट्टी भी धंस गई। 2 लोगों को तुरंत निकाला गया। 8वां दिन खत्म हुआ, 9वां दिन लग गया और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीकर के कोलीडा गांव में मिट्टी में दबे मजदूर को आज 9वां दिन है, अभी तक उसे बाहर नहीं निकाला जा सका है। एक दिन पहले नए सिरे से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। पाइलिंग मशीन के जरिए खुदाई की गई थी। मंगलवार पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। प्रशासन के अधिकारी गांव में मौजूद रहे। सेना ने भी मोर्चा संभाला। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस की टीमें लगी हैं, लेकिन अभी तक मजदूर को बाहर नहीं निकाला जा सका है। संदीप हुड्डा सीकर से हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संदीप कहते हैं 9 दिन चले 2.5 कोस, लेकिन यहां तो 2.5 कोस भी नहीं चल पा रहे हैं। कारण क्या है? संदीप सुन पा रहे हैं मुझे? संदीप मेरी आवाज आपको मिल रही है? लगता है संदीप तक मेरी आवाज नहीं आ रही है। बहरहाल देखिए, तस्वीरें देखिए आप। ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं हो रहे हैं, प्रयास हो रहे हैं, लेकिन प्रयासों से मन मुताबिक सफलता नहीं मिल रही है। एक एक कर 8 दिन बीते, 9वां दिन लग गया। इस बीच अपडेट के नाम पर सिर्फ यही कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कभी किसी आंशिक सफलता की गुंजाइश बनती भी है तो वो पूरी नहीं हो पाती, और फिर वही ढाक के 3 पात, फिर शुरुआत से रणनीति बनाकर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। एक बार फिर कोशिश करते हैं सहयोगी संदीप से बातचीत की। संदीप, मैंने कहा कि कहते हैं 9 दिन चले 2.5 कोस, लेकिन यहाँ तो 2.5 कोस का सफर भी तय नहीं हो पा रहा। क्या कारण है? बिल्कुल, देखिए ये जो पहले दिन से एक समस्या आ रही थी, वही समस्या अब लगातार जो बनी हुई है। पहले जो गड्ढा खोदा गया था और ये बताया जा रहा था कि जो सुरंग के जरिए निकाला जाएगा, लेकिन सुरंग में बार बार मिट्टी धंसने की समस्या आ रही थी। और उसके बाद कल जो पाइलिंग मशीन मंगाई गई थी, उससे पूरी खुदाई हो चुकी। जो मजदूर का शव है वहां तक पहुंच चुके हैं। रस्सा भी बांध दिया गया था, लेकिन जैसे ही निकालने का प्रयास किया जाता है तो दूसरी तरफ की जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा नरम है। अभी थोड़ी देर पहले ही मिट्टी दह गई और जो रेस्क्यू टीम के सदस्य थे उनको भी वापस मुश्किल से बचाया जा सका है। तो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो दूसरी तरफ जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा नरम है। तो जैसे ही शव को निकालने का प्रयास किया जाता है, उसी दौरान वो मिट्टी वापस ढह जाती है। जी, तो हर बार एक नई रणनीति से अप्रोच करने की कोशिश होती है।
आज किस रणनीति के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिशें होंगी और कितने आश्वस्त हैं ये टीमें कि आज सफलता मिल जाए? जी बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, ये कल तक जो रणनीति थी उसको कल बदल करके ये मशीन मंगवा करके जो 50 फीट नीचे तक जो लोहे की पाइप डाल दिए गए हैं और उसमें से नीचे का जो पाइप है उसको काट कर बाकायदा सुरंग बना ली गई है, डेड बॉडी तक पहुंच गए, रास्ता भी बांध दिया। अब ये है कि अगर ये मिट्टी नहीं रहती है, क्योंकि अभी इसके अलावा फिर कोई दूसरी रणनीति अभी बनाने पर विचार नहीं हो रहा है, क्योंकि जो 2 साइड की थी पहले वो खुदाई करके देख लिया गया, तो अब ये लास्ट माना जा रहा है। इसका ये है कि जितनी मिट्टी अंदर धंसती है उसको एक बार निकाल ले जाए, जिससे कि आखिर में मिट्टी धंसनी बंद हो जाए। चलिए, शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर, राजाराम को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसीबी आज कोर्ट में राजाराम को पेश करेगी और कोर्ट से पूछताछ के लिए राजाराम को रिमांड पर मांगेगी। बता दें कि कल एसीबी ने राजाराम को गिरफ्तार किया था। बीवीजी घूसकांड में राजाराम और ओमकार सप्रे गिरफ्तार हुए। दोनों की रिमांड एसीबी आज मांगेगी। तो ग्रेटर नगर निगम में कमीशन खोरी का यह मामला, कमीशन खोरी का जो खेल चल रहा था उसके आरोप में जांच की आंच राजाराम तक पहुंची। राजाराम निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर के पति हैं और आज जो दोनों आरोपी हैं राजाराम और ओमकार सप्रे, उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसीबी रिमांड मांगेगी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सौरभ गृहस्थी से। सौरभ, क्या जानकारियां हैं? देखिए, इस मामले में दोनों को कल जो है वो एसीबी द्वारा गिरफ्तार किया गया था और आज जो है वो दोपहर तक दोनों ही आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि कल एसीबी द्वारा राजाराम के घर पर सर्च भी की गई है, तो वहाँ क्या दस्तावेज मिले हैं इसके बारे में भी कोर्ट को जानकारी दी जाएगी। और चूंकि ये वीडियो कहाँ पर बना था और किसने बनाया था, इन तमाम चीजों की जानकारी अभी एसीबी को हासिल करनी है। इस लिहाज से एसीबी जो है वो आरोपी उसका रिमांड जो है वो मांगेगी और आगे की तफ्तीश किस दिशा में बढ़ेगी उसको लेकर जो है वो आज जो है वो तय होने वाला है, क्योंकि कई चीजें जो है वो कई डॉक्यूमेंट जो है एसीबी को भी खंगालने बाकी हैं। इस लिहाज से पहले इनका रिमांड मांगा जाएगा और उसके बाद जो है वो जांच आगे बढ़ाई जाएगी। जी, कुछ जानकारी मिल पा रही है? एसीबी क्या तैयारी कर रही है? कितने दिन की रिमांड वो मांग सकती हैं? दूसरी बात ये भी कि ये तो कोर्ट पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह की कस्टडी पर सौंपते हैं। जी बिल्कुल, देखिए एसीबी सूत्रों का कहना है कि करीब 2-3 दिन का रिमांड जो है वो कोर्ट से मांगा जाएगा, लेकिन कोर्ट को तय करना है कि उसे कितने दिन के रिमांड पर जो है वो भेजा जाएगा। लेकिन एसीबी अगले 2-3 दिनों के लिए, क्योंकि कई दस्तावेज हासिल करने हैं, साथ ही ये पैसा कुछ लेन देन हुआ है नहीं हुआ है, इन तमाम चीजों की जानकारी हासिल करनी है। दूसरों की क्या भूमिका थी उसके बारे में भी जानकारी हासिल करनी है। तो इन तमाम चीजों के बारे में पहले क्योंकि कोर्ट में पेश करके रिमांड लिया जाएगा और उसके बाद ये सारी चीजें जो है वो इनसे हासिल करनी है, इसलिए आज से एसीबी जो है वो रिमांड कोर्ट से मांग रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखें। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। कर्मचारियों को, जो कि सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें अपनी संपत्ति का, प्रॉपर्टी का ब्यौरा देना होगा और अगर जानकारी नहीं दी तो उनका इंक्रीमेंट रुक जाएगा, साथ ही प्रमोशन भी नहीं किया जाएगा। यानी अगर संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया तो ना इंक्रीमेंट हाथ आएगा ना प्रमोशन। 31 अगस्त तक अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा सरकारी कर्मचारियों को देना है। 1 जनवरी 2021 की स्थिति में यह ब्यौरा दिया जाना है। और जयपुर से बड़ी खबर है, कांग्रेस में नियुक्तियों को लेकर कवायद तेज हुई है। जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों को लेकर हलचलें चल रही हैं, दिखाई भी दे रही हैं, शुरू हो चुकी हैं। पहली बार एआईसीसी ने सीधे नाम मांगे हैं। दिल्ली से जिला प्रभारियों को फोन किया गया है और नाम भिजवाने की आज आखिरी तारीख है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी दिनेश से। दिनेश, क्या जानकारी है?
देखिए, संगठनात्मक नियुक्तियों की कवायद एक बार फिर से तेज होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से नाम मांगे गए हैं, बताया जा रहा है कि 3-4 दिन पहले दिल्ली से फोन किए गए जिला प्रभारियों को, सीधे एआईसीसी के द्वारा नाम मांगे गए हैं। यानी कि प्रदेश प्रभारी जो है अजय माकन, उनके निर्देश पर जो सह प्रभारी हैं तरुण कुमार, उनके द्वारा फोन किए गए जिला प्रभारियों को और ये कहा गया है कि 30 जून तक जो भी पैनल है वो भिजवाया जाए और प्रत्येक पैनल में जो है वो 3-3 नाम जाएंगे। ये नाम जो तय किए गए हैं वो जिला प्रभारियों के द्वारा जो भी क्षेत्र के जो नेता हैं, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो पार्टी के दूसरे बड़े नेता हों, उनसे राय शुमारी करके ये नाम तय किए गए हैं। तो 3-3 नाम जो है वो भिजवाए जाने हैं और आज आखिरी तारीख है। तो इन नामों पर अब जो है वो दिल्ली से मोहर लगेगी और जल्द ही ये माना जा रहा है कि संगठनात्मक नियुक्तियां हो जाएंगी, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस की अगर बात करें तो उसके तहत 39 जिले आते हैं और सभी जो कार्यकारिणियां हैं वो तकरीबन 11 महीने से भंग है और लंबे समय से इनमें नियुक्तियों की बात जो है वो जोर है, कार्यकर्ता भी, पदाधिकारी भी, क्योंकि संगठन का कामकाज जो है वो प्रभावित हो रहा है नियुक्तियां नहीं होने की वजह से। शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात चूरू में कंस बने मामा की।